मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल एन मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज पर स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं शिमला सम्मेलन और वेवेल प्लान। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि 1943 के बाद ही लॉर्ड लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल को भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने बना दिया था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत का माहौल, भारत का वातावरण एकदम अशांत और तनावपूर्ण था। बहुत कुछ इन कारणों से भी लिनलिथगो को हटाकर प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने लिनलिथगो की जगह वेवेल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। उसका एक और भी कारण था। वेवेल को जो अगला काम करना था वो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण भारत के अशांत और तनावपूर्ण माहौल को सामान्य करना था। वेवेल को यह भी काम करना था। यानी शिमला सम्मेलन 1945 के समय लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल थे। ओके, भारत पहुंचते ही 1943 में गवर्नर जनरल वेवेल ने भारत छोड़ आंदोलन के समय गिरफ्तार हुए कांग्रेस कार्यसमिति के बड़े बड़े नेताओं को रिहा कर दिया ताकि माहौल शांत हो सके। क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यसमिति के बड़े नेताओं को रिहा कर दिया, सामान्य नेताओं को भी रिहा कर दिया। साथ ही साथ मैंने पिछले क्लास में बताया, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर जब मुकदमा चला तो जनमत के आगे झुकते हुए अपनी उदार नीति का परिचय देते हुए लॉर्ड वेवेल ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को आम माफी दे दी। किया था ना, पिछले क्लास में बता चुका हूँ, बताया हूँ ना। अगला जो कार्य था शिमला सम्मेलन, ध्यान रहे। इसके बाद लॉर्ड वेवेल ने भारत में शांत माहौल कर लेने के बाद कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा। कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में उन्होंने सम्मेलन बुलाया। इसीलिए इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन कहा जाता है। और लॉर्ड वेवेल ने जो प्लान कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया उसे वेवेल प्लान कहा जाता है। यही इस चैप्टर का नाम भी है, शिमला सम्मेलन और वेवेल प्लान। ओके, क्लियर? अब आप यहाँ लिख सकते हैं बड़े आराम से कि 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो, कभी मैं और लिखा हूं इसको, लॉर्ड लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ओके, ठीक। भारत के माहौल को शांत बनाने के लिए वेवेल ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया। ठीक, आज़ाद हिंद फौज को आम माफी दे दी, कांग्रेस के कार्यसमिति के सदस्यों से वार्ता शुरू की। ये एक सामान्य माहौल बनाया। ओके, इसके बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति के सामने एक प्लान रखी। ये ना, एक प्लान रखी उन्होंने।
जून 1945 में वेवेल ने कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव नंबर 1। प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि एक कार्य समिति का गठन किया जाएगा। क्या कहा उन्होंने? एक वर्किंग काउंसिल या एक कार्य समिति का गठन किया जाएगा, कार्य परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें कमांडर इन चीफ और वायसराय को छोड़कर सारे सदस्य भारतीय होंगे। क्या कहा उन्होंने? वर्किंग काउंसिल यानी कार्य परिषद में, कार्यकारी परिषद में या कार्य समिति में, क्या इसे कार्यकारी समिति लिख दें कि चलेगा? सही। कार्य परिषद लिख दें या कार्यकारी समिति चल जाएगा? इसका गठन किया जाएगा तथा इसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सारे सदस्य भारतीय होंगे, या ऐसे लिख दें, इसमें दो बात हो जाएगी। सभी 14 सदस्य, हो गई दो बात। सभी 14 सदस्य यानी गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में कितने सदस्य थे? अच्छा। सभी 14 सदस्य भारतीय होंगे। कार्य समिति में 16 सदस्य रहेंगे। नहीं, सभी 14 सदस्य, दो हट गए। कमांडर इन चीफ और वायसराय। कार्य समिति के अब कितने? 14 सदस्य। 14 सदस्य सभी भारतीय होंगे, है ना? इसके लिए ये कहा गया कि यह कार्य परिषद या कार्यकारिणी परिषद एक अस्थायी व्यवस्था है। इस परिषद को तब तक भारत का शासन संभालना है जब तक भारत के संविधान पर कोई आम सहमति न बन जाए। ओके, इसको कब तक काम संभालना था? जब तक भारत के संविधान निर्माण के लिए भारत की सभी पार्टियों में कोई आम सहमति न बन जाए। इसलिए यह एक कार्य परिषद एक अस्थायी सरकार जैसी व्यवस्था थी, एक अस्थायी व्यवस्था थी। इसको तब तक काम करना था। ओके, समझ में आए? देखिए आगे, सभी 14 सदस्य भारतीय होंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। इसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें कुल 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधि भाग लिया शिमला सम्मेलन में? 21 प्रतिनिधियों ने। ध्यान रहे, कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और लीग की तरफ से लोग जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा और कौन आएगा? लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना आए और कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद आए। इस 25 जून 1945 को जो शिमला सम्मेलन बुलाया गया, इस शिमला सम्मेलन में कुल 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें लीग की तरफ से जिन्ना, कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भाग लिया। ओके, इसे हम अभी ऊपर लिख देते हैं। आप 10 सेकंड इसे इस पर बनाए रखें। जैसा कि यहाँ हमने बताया, 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत के माहौल को शांत करने के लिए मिस्टर वेवेल ने
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर। ये नाम बताया गया। 25 जून 1945 में वेवेल ने कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव नीचे लिख दिया गया, ये प्रस्ताव था ना। इसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला में जो 25 जून 45 को जो सम्मेलन बुलाया गया, इसी को शिमला सम्मेलन कहा जाता है, जिसमें कुल 21 भारतीय नेताओं ने भाग लिया। ओके, मिठा दही से। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भाग लिया था। ठीक, अभी जो हम थोड़ी देर पहले बताए, कुल 21 प्रतिनिधियों में जो मुख्य प्रतिनिधि थे, जो मुख्य और सबसे फेमस जो दावेदार होते थे, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता किया या प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तथा मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक, यह सम्मेलन इसलिए सफल हो गया क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि सभी मुस्लिमों को मुस्लिम लीग से ही लिया जाए। मुस्लिम लीग के सारे सदस्यों को जो है जो प्रतिनिधित्व दिया जाए, सारे मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से लिए जाए। यानी कांग्रेस किसी मुसलमान को अपना सदस्य नहीं बना सकती। इनका कहना था नहीं, जितने मुसलमान सदस्य 14 सदस्यों में होंगे वे सब लीग से लिए जाएंगे, और कांग्रेस के जो सदस्य होंगे उसका कोई सदस्य मुसलमान नहीं होगा, उसका सदस्य हिंदू हो सकता है। क्यों? पूछे जाने पर कि क्यों ऐसा होगा, तो उनका क्योंकि केवल मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की असली प्रतिनिधि है। यानी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग ही करती है, इसलिए सारे मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही लिए जाएंगे। कांग्रेस का कोई सदस्य मुसलमान नहीं हो सकता, उसको हिंदू लाना होगा। इस बात के लिए आखिरकार विरोध किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। उन्होंने कहा, अगर आपको लगता है कि मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है तो मैं कौन हूँ? मैं भी मुसलमान हूँ। आपके कहने के अनुसार मुझे आपके अंडर में होकर के मुस्लिम लीग का सदस्य बनना चाहिए क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मुझे मुस्लिम लीग से आना चाहिए, किंतु मैं तो कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता कर रहा हूँ, मैं तो आपके अधीन नहीं हूँ, आपका कोई सदस्य नहीं हूँ। ये आप कैसे साबित कर सकते हैं कि सभी मुस्लिम लीग के ही सदस्य हो सकते हैं और मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की असली प्रतिनिधि हो सकती है? कैसे ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो मैं आपका सदस्य होता, मैं मुस्लिम लीग से होता, मैं तो कांग्रेस की तरफ से आया हूँ। हम हैं कौन? इसलिए हम आपकी इस मांग को समाप्त करते हैं, हम इस मांग का विरोध करते हैं। आखिरकार मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए गवर्नर जनरल ने फिर भी 14 सदस्यों में से 6 सदस्य लीग के लिए प्रतिनिधित्व कितना दिया? 6 सदस्यों का प्रतिनिधित्व दिया, यानी 50% से कुछ कम, एक सदस्य कम, यानी आधे सदस्य समझिए मुस्लिम लीग से लिए गए ताकि मोहम्मद अली जिन्ना प्रसन्न हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। और जबकि मुसलमानों की जनसंख्या उसमें भारत में कितनी थी? 25%, यानी आप 1/4 थे, लेकिन आपको 25% नहीं बल्कि 50% की भागीदारी दी गई। इसके बाद भी आप इस बात की मांग करते हैं कि सारे मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से लिए जाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका विरोध किया। यद्यपि 6 सदस्य लीग से लिए गए तो भी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन ये मतभेद फिर भी बरकरार रहा और वेवेल ने जिन्ना को वीटो देते हुए सम्मेलन को निरस्त कर दिया। यानी शिमला सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना को वायसराय वेवेल ने ऐसा वीटो पकड़ा दिया कि किसी सम्मेलन में यदि जिन्ना या मुस्लिम लीग उससे असहमत होता है, उससे मतभेद होता है, तो सम्मेलन निरस्त कर दिया जाए। यानी कोई सम्मेलन सफल तब होगा जब जिन्ना उसको सफल कराए, अन्यथा अगर उसका विरोध किया तो सम्मेलन निरस्त कर दिया जाएगा। इतना बड़ा वीटो उन्होंने दे दिया। कब दिया? शिमला सम्मेलन में दिया। ठीक, यद्यपि मौलाना आज़ाद ने इसे इतिहास में इस मतभेद को जल विभाजक, वाटर सेट की संज्ञा दी और आखिरकार सम्मेलन निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार ये शिमला सम्मेलन समाप्त हो गया। इसके आगे इसी दौरान जो घटना घटती है अगले 1 वर्ष में, वो होती है शाही नौसेना विद्रोह। लेकिन इसमें एक चीज़ें और है जो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे बता दे रहा हूँ। 1945 में हुए आम चुनाव में स्वयं विंस्टन चर्चिल की ऑर्थोडॉक्स पार्टी जो होती थी वो हार गई। ऑर्थोडॉक्स मतलब समझते? रूढ़िवादी। ये पार्टी हार गई, लेबर पार्टी जीत गई। लेबर पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर हुए क्लीमेंट एटली।
क्लीमेट एटली ने जीत के बाद पहले भारत में चुनाव करवाया, सेंट्रल असेंबली का चुनाव करवाया, विधानसभाओं का चुनाव करवाया, और उसमें से ये बताया जाता है कि 100 से अधिक सीटों में से 57 सीटें अकेले कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। बड़ी सफलता थी सेंट्रल असेंबली की, 57 सीटें कांग्रेस ने जीत लिया था। राज्यों का जो चुनाव उसमें हुआ, राज्यों के चुनाव में मुस्लिम लीग के केवल पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल में, या कहें बंगाल में और पंजाब में सफलता मिली, 2 जगह। शेष 11 प्रांतों में सभी जगह कांग्रेस को सफलता मिली। ऐसा उसने एक बार दोहराया, कांग्रेस मंत्रिमंडल के समय जो दोहराया था इतिहास, वही इतिहास 1945 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर दोहरा दिया। ठीक, इससे जिन्ना में थोड़ा बौखलाहट हुई, जिन्ना बौखलाने लगे। ऐसे ही समय एक घटना घटती है, वो होता है शाही नौसेना विद्रोह। ओके, तो हम लोग इसे मिटा देते हैं। और कितने मिनट, प्रिय छात्रों, कुछ व्यवधान जैसे वो डीजे बजना, थोड़ा अंधेरा होते जाना, इसके कारण से हम आपको अगला जो क्लास शाही नौसेना विद्रोह, अगला जो चैप्टर होगा उसे अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। इसे आप कायदे से इसका अध्ययन करें, इसे पढ़ें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम अगले क्लास में आपको शाही नौसेना विद्रोह और भारत में कैबिनेट मिशन की कार्यप्रणाली क्या क्या होती है उसे पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।